हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेड़ा पर एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेड़ा पर एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। आज के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ, गॉस का नियम, आज के टॉपिक रहने वाले हैं आपके। पिछली क्लासेस में आपने देखा, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कवर कर लिया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था के पी अपॉन एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी। फिर आपने कल पढ़ा था इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है, तो के पी अपॉन एक्स क्यूब होता है, जो कि जस्ट हाफ होता है एक्सियल का, है ना, आधा होता है एक्सियल का। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हिंदी में इसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स इसको बोला जाता है। तो आइए समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, आइए समझते हैं। बड़ा सिंपल है, डेफिनेशन बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, है ना। एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन की, है ना। तो ये मान लो हमारे पास एक एरिया है, क्या है सर, एक एरिया है, और इस एरिया से कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो इसमें यहां से एंटर करती हैं। फिर से मैं आपको बता दूं एक बात, इसमें से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, क्षेत्र रेखा एंटर कर रही हैं, ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं वो कुछ इस तरह से बाहर आ रही हैं, वो रेखाएं कुछ इस तरह से बाहर आ रही हैं। सर आपने इसको बीच में से क्यों काट दिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे सर बीच में क्यों नहीं बनाया आपने, ये स्पेस क्यों खाली छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये जो सीट रखी है ना, ये कुछ इस तरह से रखी है। सोचो, ये ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे निकल रही है, समझ में आई क्या बात। ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे निकल रही है ना। तो ये फील्ड निकल रहा है, इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अच्छा सर, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि किसी यूनिट एरिया से निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में जानते हैं। बात समझ में आई? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इट इज डिफाइंड एज it is defined as the number of field lines, the number of field lines it is defined as the number of field lines, एक मिनट, रुकिए। It is defined as the number of field lines
passing through electric field lines, passing through an area perpendicular to it, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे सर? विद्युत फ्लक्स को एक क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एरिया वेक्टर, है ना, जो कि इन फील्ड लाइंस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। बात समझ में आई? एरिया वेक्टर होगा जो कि इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये आई होप आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ गया और डायग्राम भी मैंने बता दिया। तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? फील्ड लाइंस के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि एरिया के परपेंडिकुलर निकलती हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से परिभाषित करते हैं। देन फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सर ये थीटा क्या है? तो थीटा जो है वो एक एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है, एरिया वेक्टर और ई के बीच का फील्ड लाइंस का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। जब आप इसको देखोगे तो ये किस में दे रखा है आपको? आपने देखा ये स्केलर फॉर्म में दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसको फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है फाई का, ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा के रूप में। इसकी जो यूनिट होती है मात्रक, जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है मात्रक? मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है सर? वेबर होता है। समझ में आई क्या बात? भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, जो एक एरिया से निकलती हैं, जो इसके परपेंडिकुलर होता है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप फॉर्मूला देख सकते हो, ई ए कॉस थीटा। अच्छा सर, इसका जनरल केस क्या होगा? ये फॉर्मूला कैसे आया उसको भी देख लें क्या? इसका जनरल केस क्या होगा, फॉर्मूला देख लें। समझो इसका जनरल केस क्या होगा। मान लो ये हमारे पास एक एरिया दे रखा है, ठीक है। यहां से क्या है? फील्ड लाइंस निकल रही है। क्या निकल रही है? यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहां से क्या निकल रही हैं? फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये फील्ड लाइंस निकल रही है ना। अब आप देखिए, जो ये एरिया है वो बहुत छोटा सा एरिया है क्या? एरिया जो है वो बहुत छोटा सा एरिया है क्या?
अगर सर ये बहुत छोटा सा एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डी ए। छोटा एरिया है इसीलिए हमने इसको डी ए लिख लिया, ये डी ए। एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो भाई कुछ तो एंगल बना रही होंगी ना इसके साथ, कुछ तो एंगल बना रही होंगी ना, कुछ कोण बना रही होंगी फील्ड लाइंस। तो मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा। क्या मान लिया? एंगल को थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? जनरल केस पढ़ रहे हैं इसका। क्या पढ़ रहे हैं इसका? जनरल केस पढ़ रहे हैं। लिख देता हूं मैं, जनरल केस। जनरल केस हम पढ़ रहे हैं, सामान्य सी स्थिति पढ़ रहे हैं। मान लिया जो फील्ड लाइंस हैं वो किसी छोटे से एरिया से गुजर रही हैं और छोटे से एरिया के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा है। एंगल क्या है? थीटा है। समझ में आई क्या ये बात यहाँ तक? अच्छा, अगर समझ में आई आप लोगों को तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये छोटा सा एरिया ले लूँ तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा ही फ्लक्स होगा क्या? फ्लक्स भी छोटा सा होगा जिसको हम डी फाई से परिभाषित कर सकते हैं। किससे परिभाषित कर सकते हैं? सो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा होगा। ई डी ए कॉस थीटा होगा। और ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं तो जो फाई टोटल होगा हमारा, फाई टोटल जो होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? डी फाई वन, इसको डी फाई वन, डी फाई टू, है ना, डॉट 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 डी फाई एन तक ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। बताओ लिखा जा सकता है या नहीं लिख सकता? ऐसे ही तो लिखेंगे इसको भाई। बहुत सारे छोटे छोटे से एरिया हैं और उनसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना। बहुत सारे छोटे से एरिया हैं और उनसे फील्ड लाइंस निकल रही है। तो अगर हम बात करें फाई टोटल जो होगा वो क्या होगा सर? अब हम बहुत सारे एरिया को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ई डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ई डी ए कॉस थीटा का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। अच्छा सॉरी, थीटा के रेस्पेक्ट में। सुनो, ई डी ए कॉस थीटा का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। अब भाई जो ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे के सारे के लिए कांस्टेंट है। अच्छा सर, थीटा भी कांस्टेंट है। थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन एरिया हो सकता है सबका अलग अलग हो। एरिया सबका अलग अलग हो तो फाई टोटल जो आएगा आपका, फाई टोटल जो आएगा वो क्या आएगा? ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, डी ए का क्या कर दोगे आप? इंटीग्रेशन। और डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा डी ए का, ए कॉस थीटा। जो फाई टोटल है, फाई टोटल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा, जो कि हम पहले ही लिख चुके थे। ई ए कॉस थीटा, है ना। ये इसकी जनरल कंडीशन है। इसकी जनरल कंडीशन हमने देख ली कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से अगर फाई निकल रहा है, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जो फाई टोटल होगा वो इतना होगा। फाई टोटल जो होगा वो कितना होगा? ई ए कॉस थीटा होगा। या आप इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं सर? इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन समझते हैं। आपको मजा आ जाएगा उसको करके, और फिर आपको मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बात मैं पहले नोट करके लिखवा देता हूं। एक बात नोट करके लिख लो। क्या नोट करना है सर? क्या नोट करना है? देखो, नोट करके यहां लिख देता हूं मैं। नोट, पहला पॉइंट, जो आपका फाई होता है,
आपका जो फाई होता है वो आउट गोइंग कर ले रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव आउट, फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ऐसे करेंगे इसको, फाई इज आउट गोइंग, फाई इज आउट गोइंग, इज फाई इज आउट गोइंग ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। तो फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, जबकि एंटर करने वाला जो फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। फाई, फाई इज एंटरिंग, फाई इज एंटरिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज सॉरी नेगेटिव। और अंदर एंटर करने वाला, अंदर एंटर करने वाला या घुसने वाला फाई, या कैसे लिख सकते हैं, अंदर अंदर जाने वाला फाई वाला फ्लक्स, फ्लक्स हमेशा नकारात्मक होता है, हमेशा नकारात्मक होता है। ये दो बात याद रखना, मतलब अगर ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये एंटर कर रहा है, और ये एंटर कर रहा है तो हमेशा कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सर कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई क्या? क्या दोनों बात आपको समझ में आ गई क्या? चलो, अगर समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जिसको समझ के एकदम से मज़ा आ जाएगा कि सर अब तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बना लेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप बना लोगे। तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया? अरे यार, मैंने क्या किया, एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, देखो, है ना, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, और इसी क्वेश्चन से हमारे सारे के सारे फाई के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें से, अब इसमें से फ्लक्स ऐसे एंटर कर रहा है, अब इसमें से जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसे एंटर कर रही हैं। अरे यही कलर हो गया क्या? कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ी सुविधा रहे। ये इसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है ना। मान लो एक रूम है, भाई रूम भी तो इसी शेप का होता है ना, रूम भी तो इसी शेप का होता है। ये क्या है? फ्लक्स एंटर कर रहा है, और ये यहाँ से निकल रहा है, इस साइड से निकल रहा है ना, ये इस साइड से निकल रहा है, ये फ्लक्स इस साइड से निकल रहा है, वहाँ से ये एंटर कर रहा था। ठीक है भाई, ये फील्ड लाइंस आपने देखी। तो जो ई की वैल्यू दी गई है आपको, जो ई, ये जो ई है वो दिया गया है आपको 30 न्यूटन पर कूलाम। कितना दिया है? 30 न्यूटन पर कूलाम दिया है। कितना दिया है सर? 30 न्यूटन पर कूलाम दिया है। इसका जो एरिया दे रखा है भाई, एक क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? एक क्यूब बन रहा है, और क्यूब बन रहा है तो इसकी हाइट, हाइट, ब्रीथ एंड लेंथ एक एक है। तो इसका जो मैं एरिया है वो लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है, आपको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे इसका नाम है ए बी सी डी। इस पर फाई कितना होगा? ए बी सी डी पर फाई जो एंटर कर रहा है ना,
फिर आपसे पूछा है ए बी, इसको नाम दे दिया ई एफ, इस पर कितना होगा, ये जो ऊपर की छत दे रखी है डी सी, डी सी, इसको मैं मान लेता हूँ जी और इसको मान लेता हूँ एच, तो इस पर कितना होगा और इस पर कितना होगा। देखो 6 होती है ना, अपना रूम देखो, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसके टोटल सरफेस देखो, फलक देखो, एक ऊपर छत है आपके, ठीक ऊपर छत पर देखना है आपको फ्लक्स कितना होगा। फिर आपकी एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, तो ये सामने वाली दीवार है और ये पिछली वाली दीवार है। ये नीचे की आपकी, ये नीचे आपकी सतह है और ये आपकी ये साइड वाली दीवार है ना। तो 6 सरफेस हो गई टोटल। टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6। तो अब आपको जो ज्ञात करना है, अब आपको जो ज्ञात करना है वो मैं आपको नंबर बाई नंबर लिख देता हूँ। क्या ज्ञात करना है आपको, सबसे पहले आपको फाई ज्ञात करना है। फाइंड, फाइंड ज्ञात कीजिए फाई, फाई ऑफ ए बी सी डी, जो कि ए बी सी डी एंटर कर रहा है ना, लिख देता हूँ एंटरिंग, जो कि एंटर कर रहा है उसको ज्ञात करना है कितना होगा। दूसरी चीज आपको ज्ञात करनी है फाई ऑफ डी सी जी एच, डी सी जी एच, जी एच जो कि नीचे की है ना, ये कितना होगा। तीसरा आपको ज्ञात करना है फाई ऑफ ए बी ई एफ ई, ए बी एफ ई, ये आपको फाइंड करना है। चौथा फाइंड करना है इसमें डी सी जी एच, ये तो लिखा लिया है ना, ये लिख लिया, ई एफ जी एच, ई फाई ऑफ ई एफ जी एच जो कि आउट गोइंग है, जो कि आउट गोइंग है, याद रखना आउट गोइंग है ना। अभी आपको दो पॉइंट मैंने लिखा है ना, अभी आपको मैंने 2 पॉइंट लिखा है। फाई इज आउट गोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है और जो एंटर करने वाला फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है। अभी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। तो 5वीं चीज आपको क्या ज्ञात करनी है, ये हो गई साइड वाली दीवार, ऊपर वाली हो गई, ये हो गई और ये हो गई, सामने वाली हो गई क्या, ए ई एच डी। तो आपको फाई ज्ञात करना है, ए ई एच डी का कितना होगा, और 6 आपको ज्ञात करना है, नीचे वाली हो गई, पीछे वाली दीवार रह गई बी एफ जी सी, बी एफ जी सी, ये ज्ञात करना है। 6 सरफेस है इसकी, 6 पर फ्लक्स ज्ञात करना है। और फिर लास्ट जो आपको फाइंड करना है फाई टोटल ज्ञात करना है, जो टोटल फाई आएगा वो कितना आएगा, है ना, टोटल फाई कितना आएगा। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, आपको फ्लक्स एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। बनाने की कोशिश करो जब तक। एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन को करें क्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सर फाई जो है वो एंटर इधर कर रहा है ना, एंटर इधर कर रहा है, और जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए ए बी सी डी, ये दीवार देखो अपनी, जो कमरे में बैठे हो आप, जिस कमरे में बैठे हो उसकी दीवार देखो आप, है ना, एक ये दीवार है साइड वाली, तो फाई ऐसे जा रहा है, जबकि जो एरिया वेक्टर होता है, जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के ऐसे होता है परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इसके ऐसे होता है, मतलब ऐसे होता है, ये अगर मैं इसको देखूं कि इधर जा रहा है तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इस दीवार के लिए क्या ऐसे होगा, एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा और फाई इधर जा रहा है, एरिया इधर जा रहा है, फाई इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, एरिया वेक्टर इसके लिए जो होगा, एरिया वेक्टर जो इसके लिए होगा वो कितना होगा 180 होगा, तो यार थीटा जो होगा वो कितना होगा
180 होगा। तो ए बी सी डी का जो फाई आ जाएगा, ए बी सी डी का जो फाई आ जाएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, यही करके दिखा दूंगा आपको। तो आप बताओ क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, बताओ। ई ए कॉस थीटा होता है ना, चलो ई ए कॉस थीटा होता है। ई की वैल्यू गिवन है 30, ए की वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 होती है। कितनी होती है सर, -1 होती है। कितनी होती है, -1। तो भैया 30 इंटू 1 इंटू -1, तो -30 वेबर आ गया हमारा, -30 वेबर फाई आ गया। किसके लिए, ए बी सी डी के लिए, ये जो साइड वाली दीवार है ना, साइड वाली दीवार के लिए। आया समझ में, आया समझ में। चलो दूसरा देखते हैं इसके बाद। इसके बाद सर दूसरा देखते हैं, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इसमें गैप बना देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा गैप बना देता हूँ इसमें, थोड़ा थोड़ा सा गैप बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अब चलो, अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा आपको, अब कैलकुलेशन आप थोड़ी बहुत खुद भी करोगे, है ना। अब इस ऊपर की छत के लिए देखते हैं। तो छत के लिए एरिया वेक्टर, ये छत है तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा। बिल्कुल सर, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा होगा। तो जो एरिया वेक्टर है थीटा कितना बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, और थीटा 90 बनेगा तो सोच के देखो, ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो इसके लिए अगर थीटा 90 है, सॉरी थीटा 90 है, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, फॉर्मूला लिख दिया एक बार, 30 इंटू एरिया 1 कॉस 90 है क्या, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेबर आ जाएगा। छत के लिए कितना आ गया, 0 वेबर। ठीक है, अब जमीन के लिए देखते हैं, डी सी, अच्छा ए बी एफ ही दे रखा है, सॉरी मैंने किसके लिए निकाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने किसके लिए निकाल दिया, डी सी जी एच, अच्छा ये निकाल दिया मैंने पहले, सॉरी। कोई नहीं, ये भी ऐसे ही आएगा। देखो ये अगर आपकी जमीन है तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, और नीचे की ओर होगा तो फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है तो फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ये एरिया वेक्टर ऐसे है, तो थीटा कितना होगा 90 होगा यहाँ भी, तो थीटा 90 है तो 0 आ जाएगा। अब हम किसके लिए देखें, ए बी एफ ई, जो कि अभी देखा मैंने 90 आ रहा है, तो ये भी 0 आ जाएगा क्या, ये भी 0 आ जाएगा। बताओ सोच के देखो, 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का मल्टीप्लाई ई और ए से करोगे तो 0 ही हो जाएगा। एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। आई क्या बात समझ में भाई, अगर हमारा फील्ड ऐसे जा रहा है, मान लो ये उंगली फील्ड को दिखा रही है आपको, उंगली फील्ड को दिखा रही है, फील्ड ऐसे जा रहा है ना, फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये सरफेस है, तो ये सरफेस से एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की ओर, तो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ आपको। आप इसके लिए देखो, सामने वाली की दीवार के लिए, अच्छा अभी एक पूछ रहा है ई एफ जी एच, मतलब जो बाहर निकल रहा है, ध्यान से समझो, जो बाहर निकल रहा है आपका ई भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो मतलब थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा, थीटा सर 0 आ जाएगा। और थीटा अगर 0 आ जाएगा तो देखो मजा आ गया क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा आपको। ई की वैल्यू 30 इंटू एरिया 1 कॉस थीटा की वैल्यू 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 वेबर। आंसर कितना आ जाएगा 30 वेबर, ध्यान रखना। तो देखो अभी समझ में आया, ये आउटगोइंग फ्लक्स है जो पॉजिटिव आया, और ये इंटरिंग फ्लक्स है जो नेगेटिव आया। यही दोनों लाइन तो मैंने लिखाई थी आपको, आउटगोइंग निकलने वाला धनात्मक होता है और इंटर करने वाला ऋणात्मक होता है, यही तो दोनों बात लिखाई थी अभी। ये आपको प्रूफ भी हो गई, ये आपको प्रूफ हो गई या नहीं हुई बताओ। अच्छा आगे देखते हैं, ए ई एच डी, ए ई एच डी ये सरफेस है, ये वाली दीवार जो सामने है मेरे अभी, है ना, तो ये दीवार है,
एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, फाई इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर, फाई इधर, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना तो भैया पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? जीरो हो जाएगा। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ उनमें, क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, ये जीरो हो गया। अच्छा सर आगे बताओ। आगे है बी एफ जी सी। बी एफ जी सी मतलब पिछली वाली दीवार जिस पे ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, इसी दीवार की बात कर रहा है ये, है ना। तो एरिया वेक्टर इसका इधर होगा बाहर की ओर, और फील्ड इधर जा रहा है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का बना तो जीरो भैया, जीरो हो गया, नहीं हुआ। एरिया वेक्टर ध्यान रखना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बस अगर ये चीज समझ गए तो फ्लक्स आसानी से निकल जाएगा। देखो टोटल फ्लक्स देखते हैं, टोटल फ्लक्स देखो, सभी को जोड़ देंगे क्या, तो -30 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0, तो -30 तो टोटल फ्लक्स जो होगा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो जीरो आंसर आ जाएगा, जीरो वेबर होगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। बताओ समझ में आ गया? बड़ी आसानी से क्वेश्चन करा, मजा आया क्वेश्चन को करने में। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को।